हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रकाश भारती का नॉवेल काली डायरी का 5वां भाग। अजय कई पल खड़ा बेहोश पड़े विमल को घूरता रहा। फिर मन ही मन कुछ तय करके उसे उठाया और बेडरूम में ले जाकर पलंग पर डाल दिया। किचन से एक रस्सी लाकर उसने विमल के हाथ पैर मजबूती से पलंग के साथ बांध दिए। बाथरूम से टेप का रोल लाकर एक टुकड़ा अलग किया और उसके मुंह पर चिपका दिया। बेमन से यह सब करने के बाद उसने ठंडर का नंबर डायल किया और विज्ञापन विभाग के इंचार्ज से संबंध स्थापित करने के बाद मॉर्निंग एडिशन के व्यक्तिगत विज्ञापन के कॉलम में छपने के लिए एक विज्ञापन दे दिया। ओके प्लस 10,000 AK। उसने बेहोश पड़े और पलंग पर बंधे विमल पर बेचारगी और हमदर्दी भरी निगाह डाली और बाहरी कमरे में आ गया। वहाँ मौजूद मोना की ओर देखे बगैर उसने एक सिगरेट सुलगा ली। मोना ने कुछ कहना चाहा तो उसने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। तुम्ही ने मुझे इस बखेड़े में फंसाया है, वह कुपित स्वर में बोला। अब तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं अपने ढंग से इससे निकलने का कोई तरीका सोचना चाहता हूँ। और एक कुर्सी पर पसर गया। मोना ने खामोशी इख्तियार कर ली। अजय चुपचाप बैठा सिगरेट फूंकता रहा। एक एक करके 3 सिगरेट फूंकने के बाद उसने विशालगढ़ से हरीश भार्गव द्वारा भेजा गया दूसरा टेलीफोन मैसेज जेब से निकाला। उसने पुनः उसे पढ़ा और परेशनाथ द्वारा सुनाई गई कहानी को मद्देनज़र रखते हुए उस पर गौर करने लगा। जल्दी एक फ़र्क उसकी पकड़ में आया। परेशनाथ ने अपनी बातचीत में इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया था कि दिन दहाड़े डकैती के जिस इल्ज़ाम में पीटर डिसूजा पर केस चल रहा था और वह बतौर मुलजिम जेल में था, उस डकैती का शिकार कोई न होकर मेघराज सक्सेना था। परेशनाथ द्वारा ये न बताए जाने की ज़ाहिरा तौर पर 2 ही वजह हो सकती थी। या तो इसकी जानकारी ही उसे नहीं थी, या फिर इसे कोई ख़ास अहमियत उसने देना मुनासिब नहीं समझा था। लेकिन अजय को ये बात बेहद अहम लगी। वजह साफ थी। अगर मेघराज और पीटर ने डकैती से सिर्फ 2 ही रोज़ पहले महत्वपूर्ण और गोपनीय काली डायरी को चुराने का काम साथ मिलकर अंजाम दिया था, तो फिर पीटर इतनी जल्दी अपने पार्टनर का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन गया कि उसे दिन दहाड़े लूटने की कोशिश कर बैठा। अजय को उसका एक ही तर्कपूर्ण जवाब सूझ सका। पीटर मेघराज का दुश्मन नहीं बना था। दोनों आदमियों के बीच पार्टनरशिप बराबर कायम थी और वो डकैती उसी पार्टनरशिप के तहत बनाई गई योजना का नतीजा थी। जुर्म की दुनिया में कोई नई बात ये नहीं थी। आए दिन ऐसा होता रहता था। बैंक से मोटी नकद रकम लाने वाला किसी बड़ी कंपनी का धूर्त मुलाजिम पहले ही अपने किसी परिचित पेशेवर अपराधी से मिलकर सब कुछ तय कर लेता था। फिर दिखावे के तौर पर डकैती का नाटक होता और वो रकम आसानी से लूट ली जाती थी। बाद में उस मुलाजिम और नकली लुटेरे के बीच वो रकम बढ़ जाती थी। हालांकि ऐसी मिलीभगत आमतौर पर पूरी तरह कामयाब नहीं होती थी, खास तौर पर मोटी रकम के मामले में, जैसा कि इस केस में था। देर सवेर असलियत खुली जाया करती थी, क्योंकि पुलिस उस मुलाजिम से कड़ी पूछताछ करती थी और शक हो जाने पर या तो जबरन उससे असलियत कबुलवा लेती थी या फिर बड़ी बारीकी से उसकी गतिविधियों को वॉच किया जाता था और ठोस बात सामने आते ही उसे दबोच लिया जाता था। अगर मुलाजिम इतना चालाक और मक्कार होता कि पुलिस द्वारा की गई पूछताछ और निगरानी के बावजूद बच निकलता था, तो इस किस्म की मिलीभगत कामयाब भी हो जाती है। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। मगर ये डकैती तो एकदम से बैकफायर कर गई थी। डकैती के रकम के साथ गायब होने की बजाय पीटर पकड़ा गया और उस पर केस चलने लगा था। लेकिन इस सिलसिले में कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अजय के पास नहीं था। क्या पीटर से रकम भी बरामद हो गई थी? क्या मेघराज सक्सेना ने आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान पीटर की शनाख्त की थी और उसके खिलाफ बयान दिया था? अजय यकीनी तौर पर कह सकता था कि इन सवालों के जवाब मिलते ही और भी बहुत से सवालों के जवाब मिल जाने थे। वह विभिन्न पहलुओं से इस बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी की आवाज़ ने उसका विचार प्रवाह छिन्न भिन्न कर दिया। वह उठकर बेडरूम में पहुंचा। हेलो, वह रिसीवर उठाकर बोला। जवाब में वॉचमैन रामलाल की आवाज़ लाइन पर उभरी। अजय बाबू, विशालगढ़ से हरीश भार्गव ने अभी अभी एक टेलीफोन मैसेज दिया है। तुमने उसे बताया नहीं कि मैं यहीं हूँ? अजय ने पूछा। वह मुझसे ही बातें कर ले। बताया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो जल्दी में और मुझे ही मैसेज नोट करा दिया। आपके पास भिजवा दूँ? ठीक है, मैसेज भिजवा दो, कहकर उसने संबंध विच्छेद कर दिया। मुश्किल से 1.5 मिनट बाद प्रवेश द्वार पर दस्तक की आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा खोला। बाहर रामलाल का जवान बेटा मौजूद था। उसने अजय को नमस्ते की और 4 थै में मुड़ा एक कागज़ उसे देकर वापस लौट गया। अजय ने दरवाज़ा पुनः बंद करके कागज़ सीधा किया। मैसेज था, विजय विजय मोहन दौलतमंद आदमी है। उसका तलाक का केस अदालत में चल रहा है। उसकी पत्नी व्यभिचार के आधार पर उससे तलाक लेना चाहती है। उसने दावा किया है कि उसके पति के मोना ब्रिगेंजा नामक एक औरत से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। विजय मोहन और मोना ब्रिगेंजा को खुले हम साथ साथ देखा गया है। उन दोनों की तस्वीर और डिटेल्स इतवार के विशालगढ़ टाइम्स में छपी है। वो तस्वीर शनिवार रात को यहाँ न्यू हेवन क्लब में खींची गई थी। अजय ने उस कागज़ को पहले वाले मैसेज के साथ जेब में रख लिया।
वह वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा और सिगरेट सुलगा लिया। मोना ने गौर से उसे देखा, फिर पाँव पटक कर बोली, सुनो, मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजय ने तनिक हैरानगी जाहिर करते हुए उसे देखा। क्या? उसने पूछा। मैं जानना चाहती हूँ आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो अब तक हुआ है। उसमें तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? मोना ने रोषपूर्वक उसे घूरा। क्या मैं तुम्हें हाड़ मांस की बजाय पत्थर की बनी नजर आती हूँ? उसने पूछा। मैं उत्सुकता के मारे मरी जा रही हूँ और तुम हो कि कुछ बता ही नहीं रहे। आखिर क्यों? इसलिए कि तुम्हारी दिलचस्पी जिस काम में थी वो खत्म हो चुका है। मतलब तुम पीटर डिसूजा को ठिकाने लगवाना चाहती थी, वह मर चुका है। और तुम क्या जानना चाहती हो? मैं इस मिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। कौन सी मिस्ट्री? यही कि वे लोग कौन थे जो उस वक्त यहाँ आए थे जब मैं अलमारी में छुपी हुई थी, और वह आदमी कौन है जिसे तुम बेहोश करके बेडरूम में डाल आए हो? तुम नहीं जानती? मैं कुछ नहीं जानती, मोना पुनः पाँव पटकती हुई बोली। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे मैं गूंगी बहरी हूँ या फिर पत्थर की कोई बुत। जब तुम अलमारी में बंद थी उस वक्त यहाँ हो रही बातें तुमने नहीं सुनी थी? मुझे सिर्फ धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ सकी। मोना ने लापरवाही से कहने के बाद, उस कागज़ में क्या लिखा हुआ था जो वह लड़का तुम्हें दे गया था और अंदर बेहोश पड़ा तुम्हारा दोस्त उसे पढ़ने के बाद किसी हद तक आपे से बाहर हो गया था? और मेघराज के हिस्से की रसीद के टुकड़े से क्या मतलब था उसका? कैसी रसीद थी वो? और ये काली डायरी का क्या किस्सा है? अजय कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटाकर आराम से पसर गया। मानना पड़ेगा कि तुम एक्ट्रेस बहुत बढ़िया हो। डेकॉय गर्ल के तौर पर जिस धंधे से तुम जुड़ी रही हो उसके लिए एक्टिंग करना लाजमी था, और वो समझ में आने वाली बात भी है, क्योंकि सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करके तो पेशेवर और कामयाब डेकॉय गर्ल बना नहीं जा सकता। मोना ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाई। एक्टिंग? उसने पूछा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने इस सारे सिलसिले में एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं किया है। अजय गुर्राकर बोला। तुम शुरू से ही खूबसूरत एक्टिंग करती रही हो। जो कहानी आज शाम तुमने मुझे सुनाई थी वो भी तुम्हारी एक्टिंग का ही एक हिस्सा थी। मोना मुंह बाएं उसे देखने लगी। उसकी आंखों से वासनापूर्ण चमक का बचा खुचा अंश भी गायब हो गया। तुम्हारा मतलब है विजय मोहन के बारे में? अजय ने सिर हिलाकर हामी भरी। हाँ, वह बोला। वो मनगढ़ंत कहानी थी जो तुमने और मेघराज ने होटल के उस कमरे में गढ़ी थी, ताकि यहाँ आने और पीटर की हत्या के लिए मुझे तैयार करने की तर्कपूर्ण वजह मेरे सामने पेश कर सको। तुमने ये कैसे समझ लिया कि वो मनगढ़ंत कहानी थी? मैं इसके अलावा और भी बहुत कुछ समझ चुका हूँ। अजय उसके सवाल का जवाब न देकर बोला। मसलन तुम्हारा असली नाम मोना मैसी नहीं है। फिर क्या है? पीटर डिसूजा से शादी करने से पहले तुम्हारा नाम मोना ब्रिगेंजा था। शादी के बाद मोना डिसूजा होना चाहिए था, लेकिन तुमने कर लिया मोना मैसी। मैं जान सकता हूँ तुमने अपना सरनेम क्यों बदला? मोना ने अपने निचले होंठ का एक सिरा दांतों में दबाकर गर्दन तनिक झुका ली। अपने उस पोज में वो मासूम और कमसिन सी नजर आ रही थी। ओ, वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे अहमियत दी जाए, वह सहज ढंग से बोली। मैं मानती हूँ ये मेरा असली नाम नहीं है। दरअसल पीटर से अलग होने के बाद मैं ना तो खुद को डिसूजा कहलाना चाहती थी और ना ही शादी से पहले का अपना सरनेम अपने नाम के साथ फिर से चिपकाना चाहती थी। इसलिए मैंने नई ज़िंदगी की बेहतर ढंग से शुरुआत करने के विचार से अपना नाम मोना मैसी रख लिया। तुम ना सिर्फ झूठ बोलने में माहिर हो बल्कि फ़ौरन नया झूठ सोच लेने में भी तुम्हें महारत हासिल है, अजय ने कहा। लेकिन अब जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ उसका जवाब सोचने में तुम्हें अपनी सारी महारत और तजुर्बा लगा देना पड़ेगा। इसके बाद भी मेरा दावा है कोई माकूल जवाब तुम नहीं दे सकोगी। पल भर रुक कर इंतज़ार किया, लेकिन उसे कुछ बोलती ना पाकर पूछा। पिछले शनिवार तुम यहीं थी? हाँ। गुड गर्ल। मुझे खुशी है इस मामले में नया झूठ तुमने नहीं बोला। आमतौर पर झूठ बोलने वाले भूल जाते हैं कि पहले क्या झूठ बोला था, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तुम यानी मोना मैसी पिछले शनिवार रात को यहाँ विराटनगर में थी, तो उसी शनिवार रात में ही विजय मोहन के साथ तुम्हारी तस्वीर विशालगढ़ के न्यू हेवन क्लब में कैसे खिंच गई? तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मोना चौधरी ने फंसी सी आवाज़ में पूछा। अजय ने अपने कोट की जेब थपथपाई। उसी टेलीफोन मैसेज से जो अभी तुम्हारे सामने वह लड़का दे गया था, वह बोला। वो तस्वीर इतवार के विशालगढ़ टाइम्स में छपी है। साथ ही करीब 2 कॉलम में विजय मोहन के तलाक और फिर तुमसे शादी कर लेने की उसकी योजना के बारे में तमाम कच्चा चिट्ठा भी छपा है। मेघराज सक्सेना के होटल के कमरे में बिस्तर पर वो अखबार पढ़ा भी मैंने देखा था, और उसका उतना ही हिस्सा गायब था जितने पर कि वह तस्वीर और समाचार छपा हुआ था। अब अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो अखबार में छपे उस समाचार से ही तुम्हें वो कहानी गढ़ने का आइडिया मिला था, जिसके बारे में तुम्हारा विचार था कि मेरी हमदर्दी पाने में कामयाब हो सकती हो। मोना देर तक गर्दन झुकाए खामोश बैठी रही। हाँ, मैंने झूठ बोला था, अंत में वह हाफती सी बोली, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा मेरे पास नहीं था। मैं बदनामी के मुश्किल दौर से गुजर रही थी, दहशत के मारे मरी जा रही थी। पीटर के जिंदा रहते मेरी जान को बराबर खतरा बना हुआ था। इतनी बात तो तुम भी समझ सकते हो।
मेरा यकीन करो। अचानक उसके होंठ कांपे और झुकी हुई आंखों से ढुलक कर गालों पर आंसू बहने लगे, जिन्हें पहुंचने का कोई प्रयास उसने नहीं किया। इस तरह विशालगढ़ टाइम्स में छपी वो तस्वीर और समाचार देखने के बाद तुमने और मेघराज ने मिलकर वो कहानी गढ़ ली थी। असलियत यह है कि असलियत यह है कि डेकॉय गल वाले धंधे से कभी कोई वास्ता तुम्हारा नहीं रहा, और तुम सिर्फ पीटर डिसूजा की पत्नी थी, मोना डिसूजा। हाँ, मैं मानती हूँ ऐसा करना बेहद गलत था, लेकिन मैं पूरी तरह निराश हो चुकी थी। दहशत ने सोचने समझने की मेरी ताकत छीन ली थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मेघराज में इतना हौसला नहीं था कि वह पीटर का मुकाबला कर पाता। काश तुम मेरी उस वक्त की स्थिति को समझ पाते। शेष वाक्य अधूरा छोड़कर वह सिसकने लगी। उसके चेहरे पर आंतरिक पीड़ा के भाव दृष्टिगोचर हो रहे थे। नतीजतन तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने और मुझसे पीटर की हत्या कराने की कोशिश करनी चाहिए, अजय बोला। फिर जब तुम्हें लगा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुमने दूसरी तरकीब निकाल ली। तुम यहाँ आई और अपने तमाम कपड़े उतार दिए, ताकि जब पीटर यहाँ पहुँचे तो मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस जाऊँ जिससे छुटकारा पाने के लिए या तो खुद मुझे मजबूरन उसकी जान लेनी पड़े, या अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हें साफ बचा दूँ। और यही हुआ। जो योजना तुमने बनाई थी वो पूरी तरह कामयाब हो गई। नहीं, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं नहीं जानती कि पीटर यहाँ आने वाला था, मोना प्रतिवाद करती हुई बोली। मुझ पर योजना बनाने का इल्ज़ाम लगाकर तुम मेरे साथ बड़ी भारी ज़्यादती कर रहे हो। इस किस्से को यहीं छोड़कर तुम सच्चाई क्यों नहीं बता देती? मोना जवाब देने के बजाय बैठी सिसकती रही। अजय ने रुमाल निकालकर उसकी गोद में फेंक दिया और उसके चुप होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर सिसकती रहने के बाद मोना ने अपने आंसू पोंछे और नाक साफ करने के बाद उसकी ओर देखा। क्या जानना चाहते हो? तुमने ये कैसे समझ लिया था, अजय ने पूछा, कि अगर तुमने पहले ही पीटर की जान नहीं ली तो वह तुम्हें मार डालेगा? उसने मेरी जान लेने की धमकी दी थी, और उसके खौफनाक मिजाज से वाकिफ़ होने की वजह से मैं जानती थी कि वह सचमुच ऐसा कर डालेगा। अजय ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरा। मैंने तुम्हें सच्चाई बताने के लिए कहा था, वही तो बता रही हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, अजय बोला। सच्चाई ये है कि तुम उसे डबल क्रॉस कर रही थी। अकेली नहीं, बल्कि मेघराज भी इस काम में तुम्हारे साथ था। उसका उसकी निगाहें मोना पर जमी थी। लेकिन पीटर को तुम दोनों की इस हरकत के बारे में पता चल गया था। नतीजा ये हुआ कि वह जेल से भागकर तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आ पहुँचा। वह फरार मुलजिम था। अगर तुम चाहती तो उसके बारे में सूचना देकर आसानी से उसे पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम जानती थी दोबारा पुलिस के हाथ पड़ने के बाद उसने सब कुछ उन लोगों को बता देना था। और इस तरह तुम्हारी वो खिचड़ी जो तुम मेघराज के साथ मिलकर पका रही थी, और मेघराज के मंसूबे पर पूरी तरह पानी फिर जाना था। वह तनिक रुका, फिर प्रभावपूर्ण स्वर में बोला, तमाम बातें इसी ओर संकेत करती हैं, और ये सारी सच्चाई है। मोना के चेहरे पर एक पल के लिए ऐसे भाव उत्पन्न हुए मानो वह पुनः रो पड़ेगी, लेकिन अजय को कड़ी निगाहों से अपनी ओर देखता पाकर उसने धीरे से सहमति सूचक सा हिला दिया। ऐसा ही कुछ था, वह विवश स्वर में बोली। लेकिन पीटर को धोखा देने का कतई कोई इरादा मेरा नहीं था। उसे सज़ा होनी निश्चित थी, और उसके जेल से बाहर आने तक मैंने उसके हिस्से को संभाल कर रखना था। मगर तुम इस बात का यकीन उसे नहीं दिला सकी। नहीं, जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये मैं उसी के फ़ायदे के लिए कर रही थी, तो उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। अजय हंसा, क्योंकि वह तुम्हें अच्छी तरह जानता था, इसलिए तुम्हारे ऐसे किसी झांसे में उसने नहीं आना था, उसने पूछा। फिर मोना को जवाब देती ना पाकर बोला, और अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले उसने रेलवे क्लॉकरूम रसीद का अपना हिस्सा तुम्हें सौंप दिया था। हाँ, उसने संभाल कर रखने के लिए वो मुझे दिया था। वो अब कहाँ है? पता नहीं, मैं यकीनी तौर पर नहीं बता सकती। क्यों, क्या किया तुमने उसका? अचानक उसके समस्त शरीर में सिहरन सी दौड़ प्रतीत हुई। उसकी आंखें अजीब से ढंग से चमकने लगी और सांसें तनिक अव्यवस्थित हो गईं। मुझे एक ड्रिंक दो प्लीज़, वह याचनापूर्वक बोली। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। मेरा अपना अब और कोई भी नहीं है। मेघराज और पीटर दोनों ही मर चुके हैं। अजय ने विस्की का एक तगड़ा ड्रिंक बनाकर उसे दे दिया। मोना का हाथ उत्तेजनावश कांप रहा था। गिलास मुंह की ओर ले जाते समय इसी वजह से थोड़ी विस्की छलक गई, लेकिन इस ओर ध्यान देने की बजाय उसने 2 ही घूंट में गिलास आधा खाली कर दिया। नीट विस्की ने उसके हलक से पेट तक जो जलन मचाई, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक संक्षिप्त पल के लिए उसका मुंह बन गया और आंखों में नमी आ गई थी। मगर साथ ही विस्की के तेज असर ने उसे काफ़ी हद तक सामान्य भी कर दिया था। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, मैं नहीं जानती थी कागज़ का वो टुकड़ा क्या था, उसने शांत स्वर में कहना आरंभ किया। पीटर ने वो मुझे अपनी अमानत के तौर पर संभाल कर रखने के लिए दिया था। उसका विचार था कि उसके खिलाफ बनाए जाने वाले केस में कोई दम नहीं था। पुलिस उसके खिलाफ अदालत में कुछ साबित नहीं कर सकेगी और वह साफ बरी होकर जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन केस खत्म होने से पहले ही वह जेल से भाग आया।
खैर, कागज़ के उस टुकड़े का कोई खास अहमियत मैंने नहीं दी। उस पर छपे आधे अधूरे लफ्ज़ों से मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। लेकिन फिर भी एक ऐसी घटना हुई कि मैं भी उसे अहमियत देने पर मजबूर हो गई। खुलासा तौर पर बताओ। 2 हफ्ते पहले विशालगढ़ में मेरे पास एक आदमी आया। उसका नाम शमशेर अली था। उसने मुझसे कहा कि उसे पीटर ने भेजा था। उसका कहना था कि पीटर जेल में उसी के साथ रहता था। उस पर चल रहा केस खत्म हो गया और अदालत ने उसे बरी कर दिया, इसलिए वह छूट कर आ गया था। बकौल शमशेर अली, पीटर ने उसे कहा था कि वह मेरे पास आकर कागज़ का टुकड़ा मुझसे ले ले। अजय ने उसे घूरा। और तुमने उसे दे दिया? हाँ। कितने में? मोना की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? मैं कीमत की बात कर रहा हूँ। कैसी कीमत? रसीद के उस टुकड़े की कीमत। वो तुमने कितना रुपए में बेचा था? तुमने ये कैसे सोच लिया? इसलिए कि मैं तुम्हारी खसलत को पहचान गया हूँ। मुफ्त में किसी को कुछ भी देने वालों में से तुम नहीं हो। तुम जानती थी कि वो वाकई कीमती होनी चाहिए। तुमने शमशेर से उसकी कीमत कितनी वसूल की थी? मोना के चेहरे पर खिंचाव सा पैदा हो गया। हाँ, मैंने उसकी कीमत ली थी। गिलास से एक और घूंट लेने के बाद वह शुभ स्वर में बोली। मैं जानती थी कागज़ को वो टुकड़ा कीमती था और उसकी कीमत वसूल करने का पूरा पूरा हक भी मुझे था, क्योंकि वो चीज़ पीटर की थी। उसके स्वर में कड़वाहट का पुट आ गया। और पीटर ने कभी मुझे कुछ नहीं दिया। वह ज़िंदगी भर मुझ पर बोझ बना रहा और एक फूटी कौड़ी भी मेरे लिए छोड़कर नहीं गया। मैं खुदा बाप से दुआ करती हूँ कि इसकी रूह को कभी चैन ना। बस बस, सफाई देकर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश मत करो। अजय उसे टोकता हुआ धैर्यहीन स्वर में बोला। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। शमशेर ने उस कागज़ के बदले में तुम्हें कितनी रकम दी थी? 10,000 रुपये। और इसके लिए भी वह 2 दिन तक सौदेबाजी करता रहा था। साला हरामी। बार बार कस्में खाकर दुहाई देता रहा कि असल में वो कागज़ उतना कीमती नहीं था। और आखिर में जब सौदा तय हो गया, तब भी 10,000 रुपये उसने यूं दिए मानो बड़ा भारी एहसान मुझ पर कर रहा था। सिर्फ 10,000 रुपये में तुमने वो कागज़ उसे दे दिया? हाँ। जाहिर है उसकी अहमियत से वाकिफ़ तुम नहीं थी। नहीं। मेघराज सक्सेना ने भी यही कहा था। कब? वह 2 दिन बाद मेरे पास आया और बड़ी हाय तौबा मचाई कि वो कागज़ मैंने शमशेर को क्यों दे दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी पहली बार ही मुझे ये भी पता चला कि मेघराज भी इसके बारे में कुछ जानता था। यानी मेघराज पहले नहीं जानता था कि पीटर ने अपने हिस्से का रसीद का टुकड़ा तुम्हारे पास रख छोड़ा था? नहीं। इसका पता उसे तभी चला था। आई सी। तुमने रसीद का हिस्सा खरीदने के बाद शमशेर सौदेबाजी करने मेघराज के पास जा पहुंचा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और मेघराज ने सौदा करने से इनकार कर दिया। हाँ, क्योंकि वह रेलवे के क्लॉक रूम से उस चीज़ को हासिल करना चाहता था जो वहाँ रखी हुई थी और जिसके अगेंस्ट वो रसीद इशू की गई थी। हाँ, उसने कहा था कि मुझे भी उसके साथ विराटनगर जाना चाहिए ताकि मैं शमशेर को इस बात के लिए रजामंद करने की कोशिश कर सकूं कि वह मुझे बड़ा हिस्सा दे दे, या मैं और मेघराज दोनों मिलकर उस पर दबाव डाल सके, इस आधार पर कि अगर वह छोटा हिस्सा लेने पर तैयार नहीं होगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे। मेघराज का कहना था कि असल में शमशेर मामूली सा भी हिस्सा पाने का हकदार नहीं था। वह पता नहीं कहाँ से बीच में अटपका और मुझे बेवकूफ़ बनाकर रसीद का वो टुकड़ा ले गया। अजय के चेहरे की मांसपेशियों में कसाव सा पैदा हो गया। फिर उसे घूरते हुए पूछा, इस सौदे में मौजूद तीसरे आदमी का क्या होगा? मोना अपनी गोद में पड़े रुमाल से खिलवाड़ सा कर रही थी। एक पल के लिए उसके हाथों में ब्रेक सा लग गया। फिर वे दोबारा हरकत में आ गए। तीसरा आदमी? वह कौन है? हालांकि मोना ने प्रत्यक्षता बड़ी लापरवाही से यह पूछा था, लेकिन उसके स्वर में छिपी सतर्कता को अजय फौरन ताड़ गया। वह यही है, उसने पूछा, और हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। किसी तीसरे आदमी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। तुमने कहा था। अजय उसे याद दिलाता हुआ बोला कि सब कुछ सच बताओगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जितना मैं जानती थी सब तुम्हें बता दिया। अच्छा, मेघराज को किसने शूट किया था? उसके बारे में भी मैं नहीं जानती। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है वो काम या तो खुद शमशेर ने किया था या फिर उसने किसी से कराया था, क्योंकि सारे माल को वो अकेले ही हजम करना चाहता था। कहकर मोना ने अपना गिलास खाली किया, फिर उठकर खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ। अजय पूर्ववत अपनी कुर्सी में पसरा रहा। कहाँ? उसने पूछा। अपने फ्लैट में। अब तक पुलिस उस स्थान को घेर चुकी होगी। अजय उसे चेतावनी देता हुआ बोला। और अगर तुम उन लोगों के हाथ पड़ गई तो इतनी कड़ी पूछताछ तुमसे की जाएगी कि झूठ बोलना तो दरकिनार रहा, तुम झूठ सोच भी नहीं पाओगी। मोना हिचकिचाहट में पड़ गई। उसकी आंखों में दयनीय भाव थे और होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे। तो फिर मुझे यहीं अपने पास ठहरा लो, वह सर झुकाकर बोली, ताकि मुकम्मल तौर पर मेरा पुलंदा बन जाए। मतलब? पुलिस के विचारानुसार आज रात मैंने तुम्हारी पति की जान ली है। अगर वे लोग किसी वजह से दोबारा यहाँ पहुँचे और यहाँ तुम्हें देख लिया
तो तुम्हारी मौजूदगी की मैं क्या सफाई दूंगा? ओह, इस नज़रिए से तो मैंने सोचा ही नहीं था। मोना बोली। तुम ही बताओ, और कहाँ जाऊँ मैं? तुम्हारे पास थोड़ी बहुत रकम है? हाँ। मोना ने नर्वस भाव से अपना बैग दबोच लिया। थोड़ी सी है। बेहतर होगा कि किसी होटल में जाकर किसी दूसरे नाम से ठहर जाओ, अजय ने कहा। यहाँ पास ही जहांगीर होटल है, कमरे साफ और अच्छे हैं। किराया भी 200 रुपये रोज़ से ज़्यादा नहीं है। अनीता अडवाणी के नाम से वहाँ ठहर जाओ और अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मुझे अभी बहुत से काम निपटाने हैं। जैसे ही कोई कारामद बात सामने आएगी मैं तुमसे संपर्क कर लूँगा। मोना कई पल खामोश खड़ी उसे देखती रही, मगर अजय उसी तरह बैठा रहा। उसने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा तक नहीं। मोना कुर्सी से अलग हटी और चुपचाप बाहर निकल गई। मोना के चले जाने के बाद भी अजय देर तक उसी तरह बैठा रहा। अंत में वह उठकर बेडरूम में पहुंचा। विमल उसी तरह बंधा पड़ा था और अभी तक बेहोश था। अजय ने टेलीफोन उपकरण उठा, पलंग से यथासंभव अधिकतम दूरी पर रख दिया। फिर लाइटें ऑफ करके वो फ्लैट से निकला, प्रवेश द्वार लॉक किया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मैं निचले खंड पर स्थित अपने फ्लैट के सम्मुख पहुंचा। ताला खोलकर भीतर दाखिल हुआ और दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया। वहाँ प्रत्येक वस्तु अपने सही स्थान पर ठीक उसी तरह मौजूद थी जैसे कि नीलम के साथ शाम को वहाँ से आते वक्त वह छोड़ गया था। वह बेडरूम में पहुँचा। डेस्क पर टाइपराइटर के नीचे बिछे रबड़ मैट का एक कोना ऊपर उठाया। रेलवे क्लॉक रूम की रसीद का टुकड़ा यथावत वहीं मौजूद था। रसीद का टुकड़ा उठाकर वह गौर से उसे देखने लगा। दोनों साइडों से बेतरतीबी से फटा हुआ पूरी रसीद का बीच वाला हिस्सा था, लेकिन बीच वाला हिस्सा भी पूरा नहीं था। उसके नीचे से लगभग आधा भाग गायब था। अजय की आंखें सिकुड़ गईं और चेहरे पर विचारपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। बकौल परेशनाथ, रेलवे क्लॉक रूम रसीद का ये टुकड़ा लंबाई में कम से कम 2 गुना ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन अधूरा होने के बावजूद रसीद के हिस्से का वो टुकड़ा बाकी हिस्सों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस पर रसीद का सीरियल नंबर मौजूद था। सीरियल नंबर के बिना रसीद के अगेंस्ट रखा सामान उसके मालिक द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता था। अजय के चेहरे पर व्याप्त विचारपूर्ण भाव गहरे हो गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जहन में उस आरंभिक दृश्य को ताज़ा करने लगा जिसने एक धमाके के साथ यह सारा सिलसिला शुरू किया था। मृत मेघराज का बायां हाथ उसके कोट की जेब में से उसने निकाला था। हाथ मुट्ठी की शक्ल में बंद था और उसमें यह कागज़ का टुकड़ा जोर से इस ढंग से बिछा हुआ था कि इसका ज़रा सा भी हिस्सा बाहर से देखने पर नज़र नहीं आता था। मुट्ठी खोलने पर ही कागज़ के उस टुकड़े के बारे में पता चला था। अजय ने बड़े ही संतुष्टिपूर्ण ढंग से यूं सिर हिलाया मानो वह किसी नतीजे पर पहुंच गया था। रसीद के उस हिस्से के निचले भाग के गायब होने की वजह उसकी समझ में आ चुकी थी। साथ ही वह यह भी समझ गया था कि रघु और जय ने बीच रोड पर मेघराज को क्यों बचकर चले जाने दिया था, उस चीज़ को छीने बगैर जो कि वे छीनना चाहते थे। असल में रसीद का वह पूरा हिस्सा मेघराज की मुट्ठी में दबा रहा था और उन दोनों ने जब छीनने की कोशिश की तो इसका निचला भाग ही छीनने में कामयाब हो सके थे, क्योंकि ये सब दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुआ। इससे जल्दबाजी और हड़बड़ी में ये पता उन्हें नहीं चल सका कि सीरियल नंबर वाला हिस्सा, जो कि सही मायने में ज़रूरी और महत्वपूर्ण था, मेघराज के हाथ में ही रह गया था और उन्होंने कार को लेकर उसे भाग जाने दिया, ये सोचकर कि बुरी तरह जख्मी होने के कारण ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा और जल्दी ही दम तोड़ देगा। हालांकि यह महज अनुमान था, लेकिन अजय की जानकारी के मुताबिक जो तथ्य सामने थे उन पर यह पूरी तरह फिट बैठता था। इतना ही नहीं, इस अनुमान से एक अन्य प्रश्न का, जो शाम से ही अजय को परेशान करता रहा था, सही जवाब भी मिल गया था कि रघु और जय जैसे निशंस हत्यारों ने मेघराज की जान लेने के अपने असाइनमेंट को पूरा किए बगैर उसे क्यों छोड़ दिया था। अजय ने रसीद का टुकड़ा वापस टाइपराइटर के मैट के नीचे रख दिया। फिलहाल उसे छुपाने के लिए वही जगह मुनासिब और महफूज थी। वह चंद पल खड़ा सोचता रहा, फिर फ्लैट से बाहर आ गया। इमारत से निकलकर मंगनी की अपनी कार में सवार हुआ और ठंडर के ऑफिस की ओर रवाना हो गया। रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण सड़क सुनसान थी। अजय ने दोनों अगली खिड़कियों के शीशे नीचे गिरा दिए थे। सेरन सी महसूस होने के बावजूद ठंडी हवा का स्पर्श उसे सुखद अनुभव हो रहा था। दिमागी तनाव धीरे धीरे कम होता प्रतीत हुआ। निर्दयी हत्यारों के पंजे में फंसी हुई नीलम असहाय थी। कई घंटों तक फिक्रमंद करती रहने वाली वह असलियत भी खास परेशान अब उसे नहीं कर रही थी, क्योंकि इस नहायत पेचीदा मामले की नब्ज उसकी पकड़ में आनी शुरू हो गई थी। लेकिन अपनी ओर से कोई एक्शन वह तब तक नहीं ले सकता था जब तक कि ठंडर के प्रातःकालीन संस्करण में छपने के लिए दिए गए उसके विज्ञापन का जवाब नहीं मिल जाना था। राहत के इस एहसास के साथ थोड़ा आलस्य भी उसे घेरने लगा था, लेकिन उसने जानबूझकर उसे स्वयं से परे झटक दिया। वह जानता था सुस्ती और लापरवाही उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इस बात का एहसास भी उसे था कि आज रात का उसका व्यवहार उचित नहीं था।
स्पाइंग और अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गोपनीय काली डायरी के बारे में जो बातें परेशनाथ ने सुनाई थी वे उसे थोड़ी अजीब और बेहुदा सी लग रही थी। विमल द्वारा बार बार अपील किए जाने का भी कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था। यह ठीक था कि खुद पर इल्ज़ाम लगाया जाना उसे कतई अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस बात से भी वह इनकार नहीं कर सकता था कि इल्ज़ाम किसी हद तक सच था। मगर यह उससे कहीं ज़्यादा सच था कि वह चाहकर भी अपनी फितरत को नहीं बदल सकता था। हर एक बात को अपने अलग नज़रिए से देखना और हर बकेड़े से अपने ढंग से निपटना उसकी खास आदत बन चुकी थी। अपनी इस आदत की वजह से वह दर्जनों मर्तबा खतरनाक मुसीबतों में फंस चुका था, लेकिन इसे छोड़ना तो दरकिनार रहा, इस पर कभी अफसोस तक उसे नहीं हुआ था। ठंडर के ऑफिस की इमारत आ चुकी थी। वह कार पार्क करके नीचे उतरा और इमारत में दाखिल हो गया। अखबार का प्रातःकालीन संस्करण आउट होने में ज़्यादा देर नहीं थी। फलस्वरूप संपादकीय विभाग से लेकर प्रेस तक रोज़मर्रा की तरह गहमा गहमी का सा माहौल था। अजय सीधा मॉर्ग में पहुंचा। देश भर के विभिन्न समाचार पत्रों और उनकी कटिंग से जानकारियों का विशाल भंडार वहां जमा था। रात में आमतौर पर वहां दो आदमी ड्यूटी पर होते थे, एक क्लर्क और एक चपरासी। वे दोनों ही एक मेज पर आमने सामने कुर्सियों पर बैठे ऊँघ रहे थे। कदमों की आहट पाकर वे चौंके, फिर अजय को पहचानते ही तुरंत सजग हो गए। वे अजय से न सिर्फ भली भांति परिचित थे, बल्कि उसकी खूबियों की वजह से उसका सम्मान भी करते थे। मुझे विशालगढ़ टाइम्स के करंट इश्यूज़ की फाइल चाहिए, वह सामान्य ढंग से बोला। आप तशरीफ़ रखिए, क्लर्क ने एक अन्य कुर्सी की ओर संकेत करते हुए कहा। फिर पूछा, कब तक के इश्यूज़ चाहिए? यही कोई 2-3 महीने पहले तक के, अजय ने जवाब दिया। इस बीच चपरासी खड़ा हो गया था। क्लर्क ने उसे समझाकर फाइल लाने भेज दिया। अजय ने कुर्सी पर बैठकर एक सिगरेट सुलगा ली। मुश्किल से 3 मिनट बाद चपरासी ने एक लंबी चौड़ी गत्ते के कवर वाली मोटी फाइल उसके सामने ला रखी। अजय फाइल खोलकर 2 महीने पुराने अखबारों की हेडलाइंस पढ़ने लगा। 4 अखबार पलटने के बाद वह हेडलाइंस मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। दिन दहाड़े डकैती। उसने झुककर पूरा समाचार पढ़ा। समाचार के अनुसार संक्षेप में प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस की एक मशहूर फर्म के मेघराज सक्सेना नामक कर्मचारी को एक गनमैन ने दिन दहाड़े लूट लिया था। लूट की यह वारदात उस वक्त हुई जब मेघराज सक्सेना फर्म के एक सीनियर पार्टनर के साथ कार द्वारा वापस ऑफिस लौट रहा था। चौराहे पर ट्रैफिक लाइट रेड होने के कारण जो ही कार आकर रुकी, लुटेरे ने पिछला दरवाज़ा खोलकर मेघराज के सिर पर रिवॉल्वर के दस्ते से प्रहार करके उसे बेहोश किया और उसकी गोद में रखा ब्रीफकेस उठा लिया। इससे पहले कि ड्राइविंग सीट पर मौजूद पार्टनर या आगे पीछे वाहनों वाले असले समझकर लुटेरे को पकड़ने की कोशिश करते, लुटेरा ब्रीफकेस सहित भागकर सड़क पर बगल वाली लेन में पहुंचा। वहां से गुजरती एक खाली टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर फरार हो गया। होश में आने के बाद मेघराज पुलिस को लुटेरे का हुलिया मामूली तौर पर ही बता पाया था। अजय को शक था कि मेघराज की लुटेरे से मिलीभगत रही हो सकती थी, लेकिन इस समाचार में ऐसा कुछ नहीं था जिसके आधार पर वह अपने शक को पूरी तरह सही या गलत ठहरा सके। उसने अगले रोज़ का अखबार खोला। मुख्य पृष्ठ पर ही वीटर डिसूजा की फोटो छपी थी। साथ ही सुर्खियों में छपा था, लुटेरा पकड़ा गया। अजय ने पीटर की गिरफ्तारी का समाचार ध्यानपूर्वक पढ़ा। पीटर डकैती डालने के बाद घंटे भर पश्चात ही गिरफ्तार हो गया था। उसे एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को किसी ने गुमनाम कॉल द्वारा उसके वहां होने की सूचना दी थी। पीटर ने बड़े जोर शोर से अपनी बेगुनाही की दवाई देते हुए कहा कि उसे न उस डकैती की कोई जानकारी थी और न ही उससे कोई वास्ता उसका था। इतना ही नहीं, डकैती की वारदात के समय की एलबी पेश करने की कोशिश तक उसने की थी, लेकिन पुलिस द्वारा जांच किए जाने पर उसकी वह एलबी गलत साबित हुई। पुलिस यह पता लगाने में तो कामयाब हो गई कि पीटर एक पेशेवर मुजरिम था, मगर ना तो उसके बाद लूट का माल बरामद हुआ और ना ही ऐसा कोई सबूत मिला जिससे डकैती के साथ उसका रिश्ता जोड़ा जा सके। लेकिन पुलिस द्वारा कराई गई शिनाख्त में 3 चश्मदीद गवाहों ने पीटर को पहचान कर इस बात की पक्की शिनाख्त की कि वही वह आदमी था जो टैक्सी से ब्रीफकेस छीनकर भागा था। आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान मेघराज से भी उसकी शिनाख्त कराई गई, लेकिन वह यकीनी तौर पर नहीं बता सका कि उसे लूटने वाला वाकई पीटर ही था। मेघराज से जो ब्रीफकेस लूटा गया था उसमें नकद रकम के अलावा बॉन्ड्स भी थे। फर्म के मालिकों द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रीफकेस में कुल 10,25,000 रुपये थे, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के अनुसार रकम इससे कई गुना ज़्यादा थी, क्योंकि बाकी रकम 2 नंबर की थी, इसलिए मालिकों ने रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया था। ये बात सही हो सकती थी। इसका संकेत इस बात से मिलता था कि फर्म ने उस रोज़ एक विशाल कोठी जिसकी कीमत करीब 50 लाख थी खरीदनी थी। फर्म का एक जूनियर पार्टनर अपनी पत्नी के साथ उसी शाम हफ्ते भर की छुट्टियां मनाने बाहर गया था। इस वारदात और छुट्टियों का शेष प्रोग्राम कैंसिल हो जाने के कारण उसकी पत्नी को इतना दुख और निराशा हुई कि वह डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। वह विख्यात सोशल वर्कर और एक प्रतिष्ठित महिला सुधार समिति की अध्यक्षा थी।
अजय को समझते देर नहीं लगी कि इस केस की रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर बाल की खाल निकालने वाले किस्म का आदमी था, और फर्म के पार्टनर की पत्नी का जिक्र उसने रिपोर्ट को जानबूझकर दिलचस्प बनाने के विचार से किया था। दोनों समाचार पढ़ने के बाद अजय ने उसी तरह खुली फाइल एक और खिसका दी। इन दोनों समाचारों में ऐसा ठोस संकेत कहीं नहीं था जिसके आधार पर माना जा सके कि मेघराज की सचमुच पीटर से कोई मिलीभगत रही थी या नहीं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि किसी ने पीटर को यह सुराग ज़रूर दिया था कि मेघराज वीव केस में मोटी रकम बैंक से लाने वाला था। 10 लाख की रकम इतनी मोटी है कि उसे बैंक से लाने के लिए फर्म ने अपने विश्वास पात्र और ईमानदार कर्मचारी को ही साथ भेजना था। क्या फर्म मालिकों की निगाहों में मेघराज जैसा घटिया, कमीना और लालची आदमी वाकई इतना भरोसेमंद था? इस सवाल का जवाब अजय के पास नहीं था। इसमें सिर खपाने की कोई तुक नहीं थी, क्योंकि असलियत यही थी कि मेघराज ही बैंक से रकम लाने साथ गया था। अलबत्ता इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता था कि पीटर ने दिन दहाड़े डकैती के लिए वही दिन चुना और मेघराज को ही अपना शिकार बनाया। लेकिन ये इत्तेफाक अगर नहीं था तो इस बात का भी ठोस सबूत नहीं था कि मेघराज की पीटर के साथ मिलीभगत थी, क्योंकि फर्म का सीनियर पार्टनर उसके साथ था। इसलिए जाहिर था बैंक से रकम निकालकर ब्रीफ केस में पैक कराने का काम उसी ने किया होगा। मेघराज भी हालांकि उस पूरे दौर में वहीं मौजूद रहा होगा, लेकिन इतना मौका उसे नहीं मिला होगा कि अपने किसी साथी को फ़ोन पर पूर्व सूचना देकर डकैती की योजना वो बना पाता। और मामला क्योंकि मोटी रकम का था, इसलिए बैंक पहुंचने से पहले तक मेघराज को पता नहीं रहा होगा कि वे लोग कितनी रकम बैंक से लाने वाले थे, क्योंकि बड़ी फर्मों में ऐसी बातें प्रायः गुप्ती रखी जाती हैं, खासतौर पर उस सूरत में जबकि मामला मोटी रकम का होने के साथ नंबर 2 की रकम का भी होता है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक संभावना और भी हो सकती थी। पीटर से मेघराज की मिलीभगत न होकर फर्म के उस सीनियर पार्टनर की मिलीभगत थी जो मेघराज के साथ बैंक गया था। लेकिन अपने इस विचार से खुद अजय ही सहमत नहीं था। किसी बड़ी और प्रतिष्ठित फर्म का सीनियर पार्टनर अपनी ही फर्म को लुटवाने के लिए पीटर जैसे पेशेवर बदमाश का सहारा लेगा, ये बात उसके गले से नीचे नहीं उतर सकी, क्योंकि ऐसे लोग तगड़ा घोटाला करने के लिए इतने घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं किया करते। अंत में एक अजीब सा विचार उसके मन में आया। उसी विचार के आधार पर उसने प्राप्त तथ्यों पर बारीकी से गौर किया तो इस तमाम सिलसिले की सरासर अलग और एक बिल्कुल नई मगर धुंधली सी तस्वीर उसके मन में उभरने लगी। वह पुनः विशालगढ़ टाइम्स की फाइल पर झुक गया। इस दफ़ा वह सिर्फ हफ्ते भर पहले के समाचार पत्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था और उसकी तवज्जो स्थानीय समाचारों की ओर थी। वह जानता था जिस कहानी की तलाश उसे थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि मुख्य पृष्ठ पर छपी होगी। वह प्रत्येक अखबार के तीसरे पृष्ठ पर छपी छिटपुट स्थानीय वारदातों की खबरें बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ रहा था। चोरी, सेंधमारी एवं अन्य मिलीजुली वारदातों की दर्जनों खबरें पढ़ने के बाद आखिरकार उस खबर पर उसकी निगाह पड़ी गई जिसकी कि उसे तलाश थी। 6 दिन पहले अखबार में मोटी मोटी सुर्खियों में छपा था, रिवॉल्वर के जोर पर दंपत्ति को लूटा गया। नीचे दिए गए समाचार संक्षेप में इस प्रकार था। रात करीब 11 बजे अपनी पत्नी सहित मिस्टर अमरीश पुरी इवनिंग शो देखने के बाद शिवपुरी स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचे। वहां एक हथियारबंद बदमाश पहले से ही मौजूद था। उसने अपने चेहरे पर नकाब की भांति रुमाल बांधा हुआ था। मिसेज और मिसेस पुरी पर रिवॉल्वर तानते हुए उसने उन्हें अंदर कोठी में चलने का आदेश दिया। बुरी तरह घबरा गए पति पत्नी ने आदेश पालन करने में ही कुशलता समझी। कोठी में उस वक्त और कोई नहीं था। नकाबपोश ने पत्नी की कनपटी पर रिवॉल्वर से प्रहार करके उसे बेहोश कर दिया और पति को धमकी दी कि अगर उसने तिजोरी खोलकर तमाम नकदी और जेवरात उसके हवाले नहीं किए तो वह उसे शूट कर देगा। मजबूरन मिस्टर पुरी ने तिजोरी की चाबियां उसे दे दी। बाद में मिस्टर पुरी ने पुलिस को बताया कि जेवरात तथा दूसरी कीमती चीज़ें वह बैंक लॉकर्स में रखते थे। तिजोरी में करीब 8,000 रुपये ही थे। नकाबपोश ने सारी रकम झपटी और बिना कोई और फसाद किए फ़ौरन चला गया। मिसेज और मिसेस पुरी विशालगढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं। फलस्वरूप पुलिस विभाग ने फ़ौरन छानबीन शुरू कर दी। तिजोरी के हैंडल तथा भीतरी भाग से फिंगरप्रिंट्स लिए गए। फिंगरप्रिंट्स के आधार पर पुलिस नकाबपोश डाकू का पता लगाने में कामयाब भी हो गई। उसका नाम शमशेर अली था। वह पेशेवर बदमाश था और उसके जुर्मों का खासा लंबा रिकॉर्ड पुलिस के पास था। वह कुछ रोज़ पहले ही 2 साल की सज़ा काटकर बाहर आया था। पुलिस ने अपनी ओर से जनता को यकीन दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि जल्दी ही शमशेर अली को पकड़ लिया जाएगा। अजय ने बाद के भी सभी अखबार देख डाले, लेकिन शमशेर अली की गिरफ्तारी का समाचार उसे कहीं नज़र नहीं आया। वह फाइल बंद करके उठ गया। क्लर्क को धन्यवाद देकर वह मॉग से बाहर आ गया। इमारत से निकलकर अपनी कार में सवार हुआ और पार्क स्ट्रीट की ओर रवाना हो गया। अजय जब अपने फ्लैट वाली इमारत के सम्मुख कार पार्क करके नीचे उतरा, सूर्योदय हो चुका था। उसकी तमाम रात जागरण और झंझटों में ही गुजरी थी। इसके बावजूद उसके चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था।
बगल में उस रोज़ का ठंडर का ताज़ा अंक जो उसने रास्ते में एक हॉकर से खरीदा था दबाए वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। इमारत में दाखिल होकर वह वॉचमैन केबिन के सामने रुका। केबिन में रामलाल पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। मेरे लिए कोई और मैसेज तो नहीं आया? अजय ने पूछा। नहीं अजय बाबू, रामलाल ने जवाब दिया। अजय ने अखबार को खोलकर दोबारा इस ढंग से मोड़ा कि व्यक्तिगत विज्ञापन वाला पेज का एक खास कॉलम सबसे ऊपर आ गया। उस कॉलम में सबसे नीचे उसका विज्ञापन छपा था। उसने 2 बार बड़े ही विचारपूर्ण ढंग से विज्ञापन पढ़ा, फिर मनी मन कुछ तय करके जेब से पेन निकाला और उस संक्षिप्त विज्ञापन के चारों ओर एक गोला इस ढंग से बना लिया कि उस पर निगाह ज़रूर पड़े और वो अलग ही नजर आए। फिर उसने रामलाल से एक लिफाफा लेकर उसी तरह से मुड़े ठंडर की प्रति उसमें रखकर लिफाफा बंद किया और उस पर पता लिखकर रामलाल को दे दिया। इस लिफाफे को फ़ौरन इस पते पर भिजवा दो, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है अजय बाबू, रामलाल ने जवाब दिया। मेरी वजह से तुम्हें भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, अजय ने कहा। फिर रामलाल के इनकार करता रहने के बावजूद उसने 100 का एक नोट जबरन उसे दे दिया। रामलाल ने आश्वासन दे दिया कि वह आधा घंटे के अंदर लिफाफा डिलीवर करा देगा। अजय लिफ्ट द्वारा 5वें खंड पर पहुंचा। नीलम के फ्लैट का ताला खोलकर उसने अंदर प्रवेश किया। दरवाज़ा पुनः बंद करके वह बेडरूम में पहुंचा। आशानुसार विमल पलंग पर बंधा पड़ा था। वह होश में था और उसकी हालत बता रही थी कि उसने स्वयं को बंधन मुक्त करने की पुरजोर लेकिन नाकाम कोशिश भी की थी। उसकी उसकी आंखें खुली थीं और वह क्रोध एवं व्यवस्थापूर्वक अजय को घूर रहा था। उसके गले की नसें तनी हुई थी। वह बोलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुंह पर टेप चिपका होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। अजय को उस पर तरस के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। अपनी इस हालत के तुम खुद जिम्मेदार हो विमल, वह बोला। तुमने क्यों मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया? अगर तुम तसल्ली से मेरी बात सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाते तो इस वक्त यह हालत तुम्हारी नहीं होनी थी। विमल ने जोर जोर से सर हिलाकर साफ इनकार कर दिया कि वह अब भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अजय को उम्मीद थी कि अब तक विमल का दिमाग ठिकाने आ गया होगा और वह एहसास कर रहा होगा कि वाकई उसका सोचना गलत था, लेकिन उसे देखकर ताज्जुब के साथ साथ दुख भी हुआ कि वह पूर्ववत अपनी ज़िद पर कायम था। तुम नहायत बेवकूफ़ हो, वह बोला। असलियत को समझने की कोशिश किए बगैर तुम खामखा जिद किए चले जा रहे हो। इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। विमल अपलक उसे घूरने लगा। अजय आगे बढ़कर पलंग के सिरे पर बैठ गया। मुझे इस तरह घूरना छोड़ो, यह शिकायती लहजे में बोला। अगर तुम वादा करो कि मेरी बात ध्यान से सुनोगे और मुझे असलियत समझाने का मौका दोगे तो मैं। विमल ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही पुनः ज़ोर ज़ोर से सर हिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अजय खींचता सा बोला। अगर तुम मेरी बात ना सुनने, समझने और मेरा कहना ना मानने का पक्का फैसला कर चुके हो तो भी तुम्हें इस तरह बंधे पड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही घंटों में ये सारा किस्सा निपट जाएगा और अंजाम जो भी होगा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि इसे अपने ढंग से निपटाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें वादा करना होगा कि मेरे किसी भी काम में कोई दखल नहीं दोगे। अगर तुम वादा कर दो तो मैं तुम्हें खोल दूंगा और सारी असलियत भी बता दूंगा। बोलो मंजूर है? जवाब में विमल को पुनः ज़ोर ज़ोर से सिर हिलाकर इनकार करता देखकर वह अपेक्षाकृत कड़े स्वर में बोला। बेवकूफ़ी मत करो। तुम्हारे साथ ये रियायत में किसी लालच में नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी अकल पर अफसोस और हालात पर तरस आ रहा है। वरना तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो जो कुछ मैं करना चाहता हूँ तुम लाख कोशिशें करने के बाद भी उसे करने से मुझे नहीं रोक सकते। विमल लगातार यूं से हिलाता रहा मानो मानना तो दूर रहा, कुछ भी सुनने तक के लिए कतई तैयार नहीं था। अजय गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। अगर तुम्हें शहीद होने का इतना ही शौक है तो ज़रूर शहादत दो, मैं नहीं रोकूंगा, वह बोला। मैं जा रहा हूँ। उसने विमल के मुंह पर चिपके टेप और उसके बंधनों का निरीक्षण किया और दोबारा उसकी ओर बगैर देखे बेडरूम से बाहर आ गया। किचन में जाकर कॉफ़ी तैयार की। बाहरी कमरे में पूरब की और खुली खिड़की से सूरज की किरणें भीतर आ रही थीं। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और इत्मीनान से कॉफ़ी की चुस्कियां लेता रहा। करीब 15 मिनट बाद जब टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई, वह कॉफ़ी का मग लगभग खाली कर चुका था। बिना किसी जल्दबाजी के वह आराम से उठकर बेडरूम में पहुंचा। विमल की ओर देखे बगैर उसने रिसीवर उठा लिया। अजय स्पीकिंग, वह माउथपीस में बोला। जवाब में लाइन पर एक पुरुष स्वर उभरा। तुम अपने लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर रहे हो रिपोर्टर के बच्चे? सर में खींच का स्पष्ट पुट नोट करके अजय मुस्कुराया। मैं तुम्हारे अकेले की नहीं, तुम्हारी सहेली की बात कर रहा हूँ। ज़रूर करो। रसीद के टुकड़े के बदले में हम सिर्फ उसे ही लौटाएंगे। 10,000 रुपये साथ में नहीं दोगे? नहीं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तो फिर सौदा नहीं हो सकता, अजय ने दो टूक सर में कहा और संबंध विच्छेद कर दिया। वह प्रकट में सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन उसके माथे पर उभर आई पसीने की बूंदें उसके अंदर व्याप्त तनाव और व्याकुलता की स्पष्ट सूचक थी। तभी टेलीफोन की घंटी पुनः बजने लगी। उसने जानबूझकर करीब आधा मिनट तक घंटी बजने दी, फिर मग मेज पर रखकर बेडरूम में पहुंचा। कहिए, वह रिसीवर उठाकर बोला।
लगता है रसीद के उस टुकड़े की कीमत से तुम वाकिफ़ हो। दूसरी ओर से उसी पुरुष स्वर में कहा गया। मैं इतना जानता हूँ कि 10,000 रुपये की मेरी मांग बहुत छोटी है। ओके, संक्षिप्त मौन के पश्चात कहा गया। यानी तुम्हें मेरी मांग मंजूर है? हाँ, अपनी सहेली के साथ साथ 10,000 रुपये भी तुम्हें मिल जाएंगे। बदले में तुम रसीद का वो टुकड़ा हमें दोगे जो मेघराज के पास से तुम्हें मिला था। मंजूर है, अजय ने कहा। लेकिन इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, मैं एक और बात यकीनी तौर पर जानना चाहता हूँ। क्या? यही कि नीलम सही सलामत है, और इसका सीधा सा तरीका यह है कि उसे फ़ोन पर बुलाकर मेरी उससे बात करा दूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो कि मैं उस जगह से फ़ोन करूँगा जहाँ पर वह है? तुम इससे भी कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ हो। अगर ये समझते हो कि नीलम से बातें किए बगैर और ये जाने बगैर कि वह सही सलामत है मैं कोई सौदा तुमसे करूँगा। अजय चुनौती भरे स्वर में बोला। जब तक नीलम खुद मुझसे नहीं कहेगी कि तुम में से किसी हरामजादे ने उसे छुआ भी नहीं है, मैं कोई सौदा नहीं करूँगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमने उसे कुछ नहीं किया है। अजय ज़बरदस्ती ज़ोर से हंसा। तुम्हारी कसम पर कोई एतबार मुझे नहीं है। तो फिर मैं कैसे एतबार दिलाऊँ? नीलम से बातें कराकर? लेकिन वह यहाँ नहीं है। मनी मन आशंकित अजय के चेहरे पर व्याप्त तनावपूर्ण भाव प्रतिपल गहरे होते जा रहे थे। तो फिर उसे यहाँ ले आओ, वह क्षणिक मौन के पश्चात बोला। लाइन पर देर तक खामोशी छाई रही। ठीक है, अंत में कहा गया। इसमें करीब 15 मिनट लग जाएंगे। मैं इंतज़ार करूँगा, कहकर अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। ठीक 15 मिनट बाद बेडरूम में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। इस दफ़ा अजय लपक कर वहाँ पहुँचा और रिसीवर उठा लिया। अगले ही क्षण दूसरी ओर से नीलम की आवाज़ सुनाई दी। अजय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार मेरे साथ नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ तुम्हारे सिर पर कोई गन ताने खड़ा है और तुमसे जबरन ये कहलवाया जा रहा है। अजय गुर्राता हुआ से बोला। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो सिर्फ हाँ कहकर जवाब दो। नहीं, नीलम द्वारा तुरंत कहा गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इन लोगों के बारे में मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि मेरे ज़रिए तुम पर दबाव डाल रहे हैं। तुम ऐसा कुछ मत करना। अचानक नीलम की आवाज़ आनी बंद हो गई। जाहिर था कि उसके हाथ से रिसीवर छीन लिया गया था। पल भर बाद वही परिचित पुरुष का स्वर सुनाई दिया। तुम्हें एतबार आ गया? उसने पूछा। हाँ, अजय ने जवाब दिया। मैं यही सुनना चाहता था। अब मतलब की बात करो। यानी हम एक दूसरे की चीज़ें कैसे लौटाएंगे? हाँ, सीधी सी बात है, जैसे ही नीलम सही सलामत यहाँ पहुँचेगी तुम अपनी चीज़ ले सकते हो। दूसरी ओर से बोलने वाले ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। तुम्हारे इस झांसे में आने की बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगा, और नीलम के सही सलामत घर पहुँचने से पहले तुम्हारी चीज़ तुम्हें देने की बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ एक दूसरे पर भरोसा हमें नहीं है, दूसरी ओर से कहा गया। इसलिए बेहतर होगा मुलाकात के लिए हम कोई जगह तय कर लें। मैं तुम्हारी सहेली नीलम के साथ उस जगह पहुँच जाऊँगा और तुम चीज़ ले आओगे। इस काम को करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। नहीं। क्यों? इसलिए कि तुम नीलम को लाओ या ना लाओ, अपने दोनों गनमैन साथ जरूर लाओगे। अजय नपे तुले सर में बोला। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। मकबूल हसन? क्या? तुमने क्या कहकर पुकारा मुझे? मकबूल हसन, ये तुम्हारा वो नाम है जो तुम यहाँ विराटनगर में इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने ये कैसे सोच लिया? इस तरह बनने से काम नहीं चलेगा। मैं शुरू में ही तुम्हारी आवाज़ पहचान गया था, अजय ने कहा। पहेलियों में बातें करते वक्त ज़ाया करते रहने से कुछ नहीं होगा। मैं बड़ा ही सीधा और आसान तरीका बताता हूँ। तुम नीलम को यहाँ पहुँचाने का वक्त तय करो। तुम्हारे तय किए हुए उस वक्त से 15 मिनट पहले ही मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। रेलवे क्लॉक रूम रसीद के हिस्से के साथ? मकबूल हसन ने पूछा। हाँ, वो मेरी जेब में होगा, लेकिन मैं खुली जगह में मौजूद रहूँगा जहाँ मेरे आसपास दर्जनों लोग होंगे, और तुम ज़बरदस्ती या किसी चालाकी से उसे मुझसे छीनने की कोशिश करोगे तो वो कोशिश तुम्हें महंगी ही पड़ेगी। कहकर अजय तनिक रुका, फिर मनी मन कुछ तय करने के बाद सहज ढंग से बोला। मैं रेलवे स्टेशन के मेन वेटिंग हॉल में पहुँच जाऊँगा। वो जगह तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगी, क्योंकि मुझसे रसीद का हिस्सा लेने के बाद तुम आसानी से क्लॉक रूम जा सकते हो। इधर मैं यहाँ से रवाना होने से पहले नीलम के लिए एक नोट छोड़ जाऊँगा। उसमें रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में मौजूद पब्लिक टेलीफोन बूथ में से एक बूथ का नंबर भी लिख दूंगा। फिर मैं उस बूथ में पहुंचकर इंतज़ार करूंगा, और फिर जैसे ही नीलम मुझे फ़ोन पर बताएगी कि 10,000 रुपयों समेत वैसे ही सलामत यहाँ पहुँच गई है, मैं तुम्हारी चीज़ तुम्हें सौंप दूँगा। अपनी तसल्ली के लिए तुम बूथ में जब मैं नीलम के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँगा तो मुझे बराबर कवर कराए रह सकते हो। लाइन पर खामोशी छाई गई। प्रत्यक्ष था मकबूल हसन इस पर अपने ढंग से विचार कर रहा था। अजय व्याकुलता पूर्वक इंतज़ार करने लगा। अगर तुमने ज़रा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की, अंत में मकबूल हसन का कड़ा स्वर लाइन पर उभरा, तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम पर बराबर गन तनी रहेगी। जानता हूँ। तुम वक्त तय करो। 10 बजे। ठीक है, अजय बोला। मैं 9:45 यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाऊँगा, और रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। वह खामोश खड़ा टेलीफोन उपकरण को ताकता रहा।
उसके चेहरे पर व्याकुलता मिश्रित विचारपूर्ण भाव थे। जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाते समय उसे अपने हाथों में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। अजय स्वयं को अजीब सी दुविधा में फंस गया अनुभव किया। मकबूल हसन के यूं रजामंद होने से उसे बुरी तरह चकरा दिया था। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा। क्या इसके पीछे मकबूल हसन की कोई और चाल थी? उसने सोचने की कोशिश की तो अंत में एक ही नतीजे पर पहुंचा। मकबूल हसन के सामने उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस बारे में मोना ने ठीक ही कहा था कि असल में नीलम की कोई अहमियत उन लोगों के लिए नहीं थी। दूसरी ओर इस बात से भी नावाकिफ मकबूल हसन नहीं था कि अगर उसने अजय पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला और अजय ने पुलिस की मदद लेने का फैसला कर लिया तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अजय ने सिगरेट खत्म करने के बाद टेलीफोन विभाग में अपने एक सोर्स से संबंध स्थापित करके रेलवे स्टेशन के मेन वेटिंग हॉल में मौजूद पब्लिक कॉल बूथ में से एक बूथ का नंबर, जो क्लॉक रूम के सबसे ज़्यादा नज़दीक था, मालूम करके नोट कर लिया। पलंग की बगल से गुजरते समय विमल को शिकायती निगाहों से घूरता हुआ वह बाहरी कमरे में आ गया। एक कागज़ लेकर ऊपर टेलीफोन बूथ का नंबर लिखा, फिर नीचे लिखा नीलम। यहाँ पहुँच इस कागज़ को देखते ही इस नंबर पर फ़ोन करके मुझसे बातें कर लेना। बेडरूम में मौजूद विमल के मुंह से टेप हटाने या उसे बंधन मुक्त करने से पहले ही तुम्हें फ़ोन करना है। मुझसे बातें करने के बाद विमल को आज़ाद करके बंधन खोलकर उसे चला जाने देना। तुम्हारा अजय। उस कागज़ को उसने मेज़ पर इस ढंग से रख दिया कि दरवाजे के भीतर दाखिल होने के बाद सबसे पहले नीलम की निगाह उस पर ज़रूर पड़ी। अब स्टेज पूरी तरह तैयार था। सिर्फ नाटक के अंतिम दृश्य का पर्दा उठाना बाकी था और तब तक इंतज़ार करने के अलावा कुछ और अजय नहीं कर सकता था। वह कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसके चेहरे पर तनावपूर्ण भाव थे, आंखों में व्याकुलता झलक रही थी और मन में जो आशंकाएं उभर रही थीं उनमें प्रमुख थी अगर उसका अनुमान गलत निकला। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। उसने मन ही मन कहा। तमाम तथ्यों के आधार पर सिर्फ एक ही तस्वीर बनती थी और वो यही थी जो उसने बनाई थी। ये ठीक था कि कुछ एक तथ्य अभी भी उसकी पहुंच से बाहर थे। साथ ही ये भी सही था कि उनमें से अधिकांश का अनुमान वह लगा सकता था। लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जिसके बारे में अनुमान पर निर्भर रहना वह नहीं चाहता था। उसे फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के इंचार्ज जगदीश राज की रिपोर्ट का इंतज़ार था। वो रिपोर्ट मिलने के बाद ही वह पूर्णतः संतुष्ट हो सकता था, क्योंकि उसका तमाम एक्शन जिस थ्योरी पर आधारित था उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग एक अनुमान था जिसकी पुष्टि वह उस रिपोर्ट द्वारा करना चाहता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा उसके मानसिक तनाव में वृद्धि हो गई। इससे छुटकारा पाने के इरादे से वह किचन में पहुंचा और अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगा। ब्रेड, बटर और 4 अंडों के ऑमलेट के हैवी ब्रेकफास्ट के बाद उसने स्वयं को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त अनुभव किया। लेकिन यह स्थिति अधिक देर नहीं रह सकी। उसकी रिस्ट वॉच की सुइयां अपनी निश्चित चाल से आगे खिसकती रहीं। अजय पुनः चहलकदमी करने लगा। तनावपूर्ण व्याकुलता उस पर एक बार फिर से हावी होने लगी। उसे रिपोर्ट का इंतजार था। वह जानबूझकर सावधानीवश फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में जगदीश राज को फ़ोन करना नहीं चाहता था। उसे यकीन था कि काम होते ही वह खुद ही उसे फ़ोन कर देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ साथ उसका धैर्य जवाब देने लगा। अंत में जब उसकी रिस्टवॉच ने 9:35 की सूचना दी तो वह फ्लैट से बाहर आया और ज़्यादा इंतज़ार करते रहना उसके वश की बात नहीं रह गई थी। प्रतीक्षा द्वारा उत्पन्न ऊब, व्याकुलता और तनाव के अलावा इसकी एक और भी वजह थी। वह नहीं जानता था कि अगर वह नियत समय पर फ्लैट से रवाना नहीं हुआ तो उस सूरत में मकबूल हसन क्या स्टेप लेगा। प्रवेश द्वारा लॉक करके वह सीढ़ियों द्वारा तेजी से निचले खंड पर पहुंचा। अपने फ्लैट में जाकर उसने टाइपराइटर के नीचे से रेलवे क्लॉक रूम की रसीद का टुकड़ा निकाल लिया। फिर फ्लैट लॉक करके वह लिफ्ट द्वारा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। तब तक 9:40 हो चुके थे। लंबे लंबे टक बढ़ता हुआ इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। जो ही वह वॉचमैन केबिन के सामने से गुजरा, वहाँ मौजूद नाइट वॉचमैन के बेटे ने, जो दिन में ड्यूटी दिया करता था, उसे टोका। अजय बाबू। अजय तुरंत पलटकर उसके पास पहुंचा। युवक वॉचमैन ने अपने हाथ में थमा टेलीफोन रिसीवर उसकी ओर बढ़ा दिया। आपके लिए फ़ोन कॉल है। अजय रिसीवर लेकर माउथपीस में बोला। अजय स्पीकिंग। जगदीश राज बोल रहा हूँ, दूसरी ओर से कहा गया। तुम अचानक कहाँ से अटके? अभी अभी मैंने तुम्हारे फ्लैट पर फ़ोन किया था, वहाँ पर तो तुम थे नहीं। मेरे टपकने को छोड़ो, अजय उतावली से बोला। मैं तुम्हारे ही फ़ोन के इंतज़ार में सूखता रहा हूँ। मेरा काम हुआ? कुछ पता चला? हाँ। तो फिर बताते क्यों नहीं? अजय ने उत्तेजित स्वर में पूछा। सुनो, मुगल रेस्टोरेंट के उस बिल पर तुम्हारे और नीलम के अलावा जिस तीसरे आदमी के उंगलियों के निशान मिले हैं वह एक पेशेवर मुजरिम है और विशालगढ़ पुलिस को उसकी तलाश है। लेकिन वह है कौन? अजय ने झुंझलाकर पूछा। उसका नाम शमशेर अली है। थैंक यू वेरी मच, कहकर अजय ने रिसीवर क्रेडल पर पटका और प्रवेश द्वार की ओर दौड़ गया। उसके अनुमान की पुष्टि हो चुकी थी। अब एक पल भी व्यर्थ गंवाना वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। वह इमारत के बाहर खड़ी अपनी कार में सवार हो गया। इमारत के गेट से निकलकर बाईं ओर कार घुमाते अजय ने नोट किया
सामने कुछ एक गज के फासले पर एक काली एम्बेसडर खड़ी थी। उसमें अगली सीट पर दो आदमी इस ढंग से झुके बैठे थे कि उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। अजय उन्हें नज़रअंदाज करके तेज़ रफ्तार से कार ड्राइव करने लगा। मेन रोड पर पहुंचकर उसने रियर व्यू मिरर पर निगाह डाली तो वही काली एम्बेसडर भी पीछे आती दिखाई दी। पीछे कई अन्य वाहन आ रहे होने के कारण उसमें मौजूद आदमी तो उसे अभी भी ठीक से दिखाई नहीं दिए, लेकिन इतना वह समझ चुका था कि उसका पीछा किया जा रहा था। रेलवे स्टेशन पहुंचकर अजय ने पार्किंग लॉट में कार पार्क की और मेन वेटिंग हॉल की ओर बढ़ गया। काली एम्बेसडर भी पार्किंग में आ रुकी थी और दो आदमी उससे नीचे उतर रहे थे। अजय ने पीछे मुड़कर देखने का कोई उपक्रम नहीं किया। वेटिंग हॉल में दाखिल होने के बाद वह उधर बढ़ा जिधर 8-10 पब्लिक टेलीफोन बूथ एक कतार में मौजूद थे। वेटिंग रूम में प्रतीक्षारत यात्रियों और आने जाने वाले लोगों की खासी भीड़ और गहमा गहमी का माहौल था, लेकिन इस सब की ओर ध्यान देने की बजाय अजय बूथ की कतार में उस बूथ की ओर बढ़ रहा था जिसमें नीलम का फ़ोन आना था। वांछित बूथ के सम्मुख पहुंचकर उसने रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया। 10 बजने में 3 मिनट थे। बूथ खाली था। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और दरवाज़ा तनिक खुला रखकर एक सिगरेट सुलगा ली। काली एम्बेसडर में आए आदमियों के चेहरे हालांकि वह नहीं देख पाया था, लेकिन लगभग यकीनी तौर पर कहा जा सकता था कि वे रघु और जय ही थे। उसने देखा दाईं ओर 10 गज के फासले पर एक आदमी अपने दोनों हाथों में अखबार थामे खड़ा था। अखबार को खोलकर उसने इस ढंग से पकड़ रखा था कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके लिबास और कद बुत से अजय उसे साफ पहचान गया। वह रघु था। सिगरेट फूंकता अजय लापरवाही से भीड़ पर निगाहें दौड़ा रहा था। वहाँ के माहौल से उसे भांपते देर नहीं लगी कि जल्दी ही कोई ट्रेन जाने वाली थी। इधर उधर घूमती उसकी निगाहें पुरुषों के लिए बने टॉयलेट्स के दरवाजे पर जा टिकी। दरवाजे के ठीक पास दो वर्दीधारी और हथियारबंद पुलिसमैन हंसते हुए आपस में गपशप कर रहे थे। अजय ने नोट किया करीब आधा दर्जन अन्य आदमी भी बड़े ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से आसपास चहलकदमी कर रहे थे, लेकिन उनमें ना तो रघु का साथी जय उसे दिखाई दिया और ना ही मकबूल हसन कहीं नजर आ रहा था। उसने पुनः अपनी रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया। 10 बजने में 30 सेकंड बाकी थे। अजय ने आखिरी कश लेकर सिगरेट का अवशेष फर्श पर फेंका और बूट के तले से कुचल दिया। तभी बूथ में टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुने गूंज गई। अजय ने तुरंत दरवाज़ा बंद करके रिसीवर उठा लिया। अगले ही क्षण नीलम का उत्तेजित स्वर लाइन पर उभरा। अजय, हाँ क्या तुम? मैं एकदम भली चंगू, पूरी तरह सही सलामत हूँ, लेकिन तुम सावधान रहना। और ये विमल का क्या चक्कर है? तुमने उसे क्यों बांध? मुझसे बातें करने के बाद रिसीवर रखते हुए उसे आज़ाद करके बता देना कि मैं रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम के पास हूँ। अजय ने उसकी बात काट कर कहा। फिर पूछा, रकम ले आई हो तुम? हाँ, 10,000 रुपये हैं। लेकिन ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फ़िलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि मेरे वहाँ पहुँचने तक दरवाज़ा लॉक करके तुमने अंदर ही ठहरना है। कहकर अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। अब वह लगभग पूर्णतः निश्चिंत था, लेकिन नीलम के फ़ोन के इंतज़ार में जिस बेचैनी के दौर से वह गुजरा था, उसकी वजह से उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। जो ही उसने बूथ का दरवाज़ा खोला, रघु उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, जिसे उसने तय किए हुए अखबार में इस ढंग से छिपा रखा था कि किसी और की निगाह उस पर नहीं पड़ सकती थी। अजय के बाहर आते हुए धीमे मगर ठोस स्वर में बोला, सीधे टॉयलेट्स की ओर चलो। अजय चुपचाप उधर ही चल दिया। दरवाजे के पास दोनों पुलिसमैन अभी भी मौजूद थे, लेकिन गपशप करने की बजाय अब खामोश खड़े थे। जाने कहाँ से निकलकर जय भी रघु के पास आ पहुंचा था और वे दोनों अजय के ठीक पीछे चल रहे थे। वेटिंग हॉल में सब कुछ सामान्य था। कोई भी इन तीनों में दिलचस्पी लेता नजर नहीं आ रहा था। अजय टॉयलेट्स के द्वार के सामने पहुंचकर रुक गया। अंदर चलो, रघु ने आदेश दिया। अजय दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। रघु और जय भी उसके पीछे अंदर प्रवेश कर गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर दरवाजे से चंद 1 फुट के फासले पर मकबूल हसन पहले से ही मौजूद था। उसकी आंखों में उत्तेजनापूर्ण चमक थी, लेकिन लंबूतरा चेहरा भावहीन था। लाओ, वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला। वो मेरे कोट की दाई जेब में। अजय सहज स्वर में बोला, मैं निकालूं या तुम? ठहरो। मकबूल हसन कड़े स्वर में बोला, तुम अपने हाथ ऊपर कर लो। अजय ने वैसे ही किया। मकबूल हसन ने उसके पास आकर उसके कोट की दाई जेब में हाथ डाला और रसीद का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। रघु और जय अजय के ठीक पीछे खड़े थे। मकबूल हसन पुनः पीछे हट गया। तुम चुपचाप खड़े रहो, वह बोला। मैं इस टुकड़े को अपने टुकड़े से मिलाकर देखता हूँ। उसने अपनी जेब से 2 लंबे और एक छोटा टुकड़ा बाहर निकाला और अजय से मिले टुकड़े को उनके साथ मिलाने लगा। अचानक भड़ाक से दरवाज़ा खुला और हाथों में रिवॉल्वर थामे कई आदमी प्रकट हुए। उनमें सबसे आगे वे ही दोनों वर्दीधारी पुलिसमैन थे जो बाहर खड़े गपशप कर रहे थे। उनके पीछे दरवाजे की ओर मुंह खड़े किए अजय को रविशंकर और परेशनाथ आते दिखाई दिए। परेशनाथ के हाथ में रिवॉल्वर थी, लेकिन प्रकट में वह शांत नजर आ रहा था। उन दोनों के पीछे इंस्पेक्टर तिवारी था। अजय तुरंत भाग गया कि क्या कुछ होने वाला था। एक पल भी व्यर्थ गंवाए
बगैर वह एक तरफ उछला और सबको नीचे फर्श पर गिरा दिया। उसने रिवॉल्वर ताने जय को फिरकनी की भांति घूमते देखा। तभी फायर की आवाज़ गूंजी और एक गोली उसकी छाती में आ घुसी। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। फिर एक और गोली उसकी छाती में आ घुसी। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूट गई और वह नीचे जा गिरा। रघु को इस बीच 2 बार ट्रिगर खींचने का मौका मिल गया था, लेकिन अचानक बदल गई स्थिति ने उसे इस बुरी तरह बौखला दिया था कि उसके रिवॉल्वर से निकली दोनों गोलियां दरवाजे के ऊपर दीवार में जा घुसी। फिर इससे पहले कि वह तीसरी दफ़ा फायर कर पाता, एक गोली सीधी उसके सर में आ घुसी और वह कटे पेड़ की भांति नीचे फर्श पर पड़े जय के ऊपर जा गिरा। मकबूल हसन अपने स्थान से हिला तक नहीं था। वह दीवार से पीठ सटाए यूं खड़ा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उस स्थिति में खड़े रहने पर मजबूर कर दिया था। उसके दोनों हाथ सामने की ओर थे और उनमें रसीद के वे चारों टुकड़े थमे हुए थे, जिनके लिए दूसरे दोनों अपनी जान गंवा चुके थे। बंद स्थान में फायर की गूंज अभी तक बाकी थी। तभी नीचे पड़े अजय ने कनखियों से देखा। चेहरे पर कठोरतापूर्वक भाव लिए और रिवॉल्वर थामे परेशनाथ सदे हुए कदमों से आगे आया और फिर लगातार 2 फायरों की आवाज़ वहां गूंज गई। दोनों गोलियां मकबूल हसन के पेट में जा घुसी। मकबूल हसन ने अपने दोनों हाथों को पेट की ओर ले जाना चाहा। इस प्रयास में रसीद के टुकड़े उसकी उंगलियों से छूटकर फर्श पर जा गिरे। उसके पीड़ा से विकृत चेहरे पर निराशा भरे भाव नजर आ रहे थे। उसकी टांगें कांपी और घुटने मुड़ते चले गए। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन इरादतन चलाई गई गोलियों ने उसके किसी मर्म स्थान को तगड़ा आघात पहुंचा दिया था। फलस्वरूप उसके कंठ से सिर्फ करहा निकल सकी। फिर उसका सर तेज झटके के साथ आगे झुका और उसका बेजान जिस्म फर्श पर फैल गया। फायरों की गूंज खत्म होते ही अजय बोला, शाबाश परेशनाथ, शूटिंग में तुमने सचमुच टारगेट प्रैक्टिस जैसा कमाल दिखाया है। परेशनाथ ने कड़ी निगाहों से नीचे पड़े अजय को घूरा। मैंने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, वह दांत पीसता हुआ बोला और फर्श पर फैले खून से खुद को बचाते हुए मकबूल हसन के हाथ से गिरे रसीद के चारों टुकड़े उठा लिए। अजय उठकर सीधा खड़ा हो गया। रविशंकर फौरन उसके सामने आ पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। इस मामले में तुम्हें हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, वह कठोर स्वर में बोला। अजय ने अनिच्छापूर्वक कंधे उचकाए। ऐसी कोशिश के लिए किसी को शूट तो तुम कर नहीं सकते, वह लापरवाही से बोला। इंस्पेक्टर तिवारी भी उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस बार तुम बच नहीं सकोगे, वह शुद्ध पुलिसिया लहजे में बोला। तुम्हारे खिलाफ एक नहीं कई संगीन जुर्म बनते हैं। मसलन, अजय ने पूछा। बहस मत करो, रविशंकर अधिकारपूर्वक बोला। यू आर अंडर अरेस्ट। और उसके संकेत पर दोनों पुलिसमैनों ने अजय की बाहें थाम ली। ठीक है, अजय खुशाबदी लहजे में बोला। कम से कम इतना तो बता दो कि आप लोग एकदम सही वक्त पर यहाँ कैसे आ पहुँचे। इसके लिए तुम्हें तिवारी साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए, रविशंकर शुष्क स्वर में बोला। इन्होंने हमें टिप दी थी कि तुम कोई गहरी चालाकी करने वाले हो। तिवारी साहब ने? अजय ने असमंजसता जाहिर करते हुए पूछा। हाँ मैंने, तिवारी अपनी मूँछों पर ताव देता हुआ बोला। मुझे शुरू से ही शक था कि तुम जानबूझकर हमसे बहुत कुछ छिपाते रहे हो। आज सुबह एक नौजवान ऑफिस मेरे पास आया था। उसने आज के ठंडर की खास ढंग से मुड़ी हुई एक प्रति मुझे देकर बताया कि किसी ने 50 रुपये के बदले में वो अखबार उससे मेरे पास भिजवाया था। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा और उसका मतलब समझ गया। फिर मैंने रविशंकर से इस बारे में बातें की और फ़ौरन अपने 2 आदमियों को हिदायत देकर तुम्हारे निवास स्थान पर भेज दिया। जैसे ही तुम अपनी इमारत से निकले, उन्होंने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया और बराबर हमें रिपोर्ट करते रहे। अजय का चेहरा भावहीन था। मैं वाकई आपका शुक्रगुजार हूँ तिवारी साहब, मैं बोला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीलम सही सलामत लौट आई है। 10,000 रुपये भी उसे मिल गए, जो मुकदमा लड़ने के काम आएंगे। रविशंकर ने उसे घूरा। किसका मुकदमा? मेरा। तुमने मुझे गिरफ्तार किया है और कई संगीन इल्ज़ाम मुझ पर लगने वाले। रविशंकर ने जवाब न देकर नीचे पड़ी लाशों की ओर संकेत किया। ये तीनों आदमी कौन थे? उसने पूछा। फिर परेशनाथ की ओर देखा। क्या यही था पूरा गिरोह? अजय ने परेशनाथ को जवाब देने का मौका नहीं दिया। ये दोनों किराए पर बुलाए गए बदमाश थे। ये रघु और जय की ओर इशारा करके बोला। ये वही दोनों थे जिन्होंने कल बीच रोड पर मेघराज सक्सेना को रोका था, लेकिन रेलवे क्लॉक रूम रसीद का उसका हिस्सा छीनने में कामयाब नहीं हो सके थे। उसने मकबूल हसन की लाश की ओर इशारा किया और ये वो आदमी था जिसके आदेश पर ये दोनों काम कर रहे थे। ये मुगल रेस्टोरेंट में हेड वेटर था। फिर वह परेशनाथ की ओर पलट गया। मेरे विचार से यही असली आदमी था जिसकी तुम्हें तलाश थी। परेशनाथ ने अपने हाथों में चारों टुकड़े यूं पकड़े हुए थे कि वे अपने अपने स्थान पर सही फिट हो गए थे और रसीद पूरी नज़र आ रही थी। ऐसे ही लगता है, वह बोला। उसके सर में सतर्कता का पुट था। पिछले कुछ अरसे से मुगल रेस्टोरेंट पर मेरी निगाह थी, तिवारी हस्तक्षेप करता हुआ बोला। मैं उस्मान को वॉच कर रहा था। उसकी गतिविधियों से कोई संदिग्ध बात तो सामने नहीं आ सकी थी, लेकिन अब मैं फ़ौरन वहाँ रेड कराऊंगा। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
अजय प्रतिवाद करता हुआ बोला। उस्मान अली बिल्कुल बेकसूर है, उसका इस सारे सिलसिले से कतई कोई वास्ता नहीं है। उस बेचारे को तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का झूठा खौफ दिखाकर बेवकूफ़ बनाया गया था। उस्मान अली ने पिछली रात सब कुछ मुझे बता दिया था। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मदद से एक केस निपट गया। परेशनाथ शांत स्वर में आश्वस्त भाव से बोला। रसीद के ये टुकड़े आपस में सही ढंग से मिल गए हैं। सीरियल नंबर भी सही सलामत है। इस पर मौजूद तारीख भी वही है जो कि होनी चाहिए थी। और इससे साफ जाहिर है कि मेघराज सक्सेना ने एक ब्रीफकेस यहाँ क्लॉक रूम में जमा कराया था। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 20 मिनट बाद एक सुपरफास्ट ट्रेन यहाँ से दिल्ली जाएगी, मैं उसी से चला जाऊँगा। अब वक्त ज़ाया करना ठीक नहीं है। मैं क्लॉक रूम में जाकर वो ब्रीफकेस छुड़ाता हूँ। भगवान करे कि काली डायरी उसी में मौजूद हो। उसने पलट कर दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर निकल गया। आओ हम भी चलकर देखते हैं रवि, अजय बोला। इस बखेड़े में मैं न सिर्फ बुरी तरह फंसा हुआ हूँ बल्कि मेरी दुर्गति भी काफ़ी हुई है, इसलिए मैं भी उस काली डायरी के दर्शन करना चाहता हूँ। रविशंकर ने सहमति सूचक सर हिला दिया। उसने एक पुलिसमैन को लाशों के पास ही ठहरे रहने का आदेश दिया और दूसरे से कहा कि अजय को साथ लेकर आ जाए। फिर स्वयं तिवारी सहित बाहर निकल आया। अजय भी पुलिसमैन के साथ टॉयलेट से बाहर आ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काली डायरी के अगले और अंतिम भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।